हाय एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर अभी हमारे पास और कितने रह गए हमारे सिलेबस के अंदर, एक बार मैं उन सभी को लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास जो रह गया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास रह गया कंसाइनमेंट। तीसरा हमारे पास रह गया जॉइंट वेंचर। चौथा हमारे पास रह गया लीज अकाउंटिंग। पांचवा हमारे पास रह गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिक्स्थ हमारे पास रह गया है इंश्योरेंस क्लेम। सेवंथ रह गया है हमारे पास हायर परचेज। एट रह गया है ब्रांच और नाइन रह गया है डिपार्टमेंटल। पार्टनरशिप में ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर समय मिलता है तो पार्टनरशिप का रिवीजन करा दूंगा, नहीं तो पहले से सारी क्लास ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। ठीक है सर, ये हमारे कुछ चैप्टर रह गए। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत सारे चैप्टर है, इसमें बहुत समय लगने वाला है। नहीं दोस्तों, इतना समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करने में 4 क्लास लगेगी, कंसाइनमेंट करने में 4 क्लास, जॉइंट वेंचर करने में 3 क्लास। और आपको पता है मेरी क्लास कितने घंटे की होती है बताओ? 1 घंटे भी नहीं जाती, क्योंकि जब मैं रिवीजन में करा रहा होता हूँ तो 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट, मैक्स टू मैक्स कोई ही क्लास होगी जो 1 घंटे या 1 घंटे से ज्यादा गई होगी। लीज अकाउंटिंग 1 क्लास, ये 1 घंटे से ज्यादा जा सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 5 क्लास में खत्म। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्लास में खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम 4 क्लास, हायर परचेज 4 क्लास, ब्रांच 5 क्लास, डिपार्टमेंटल 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप के भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए मैं अभी थोड़े से साइड में रखूँ। तो अभी देखिए हमारे पास चल रहा है मई। मई भी नहीं आया अभी, तो हमारे पास 30 दिन है पेपर के से पहले। हमारे पास हालांकि बहुत टाइम है अभी, तो 30 + 10 40 दिन है हमारे पास। और ये है, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये नई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी स्टूडेंट जो 2022 सिलेबस से बिलोंग करता है उसके लिए ये वीडियो अप्लीकेबल रहेगी। तब तक अप्लीकेबल है जब तक वो 2022 सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। क्लियर है जी? तो आप ये तब तक देख सकते हैं। तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2022 सिलेबस की वीडियो बना रहा हूँ। कोई स्टूडेंट दिसंबर का होगा, कोई जून का होगा, तो बच्चे सारे काफी सारे कमेंट करते हैं कि सर ये दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है, ये जून के लिए एप्लीकेबल है, दिसंबर के लिए, जून के लिए। तो भैया हर जब तक 2016-22 सिलेबस रहेगा तब तक ये एप्लीकेबल रहेगा। उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं। 4 + 4 + 3 + 1 + 5 + 4 + 4 + 5 + 2, लगभग 32 क्लास लगती है हमारे को खत्म करने में। और हमारे पास 32 दिन है, 32 दिन है। ये क्लासेस जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये मैक्सिमम क्लास है जो इस चैप्टर में लगेगी। ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास में कम चैप्टर में कोई जो क्लास है वो कम समय में खत्म हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कोई क्लास ज्यादा समय ले रहा है, मतलब कोई चैप्टर ज्यादा क्लास ले रही है। जैसे ज्वाइंट वेंचर हो गया, तो ज्वाइंट वेंचर हो सकता है 2 क्लास में खत्म हो जाए, है ना, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। कंसाइनमेंट हो गया, कंसाइनमेंट हो सकता है 4 क्लास, तो मैंने मैक्सिमम बता दी, हो सकता है 3 में खत्म हो जाए, पर क्वेश्चन कराते कराते 4 या 5 क्लास लग जाए। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। और विद इन मई एंड तक मैं ये पेपर खत्म करा दूंगा, जून वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। और दिसंबर वाले स्टूडेंट के लिए तो देखो ये पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा। तो जून वाले जो स्टूडेंट है हमारे वो ये जून 2024 के लिए ऐसे स्टार्ट करा है मैंने। जून 2024 के लिए तो मई वाले टाइम तक, मई मई एंड तक मैं आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब रही बात दिसंबर 2024, जून 25, ठीक है, दिसंबर 25, 26, पूरा साल 27, जब तक वो 2022 सिलेबस चलेगा तब तक ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। ठीक है दोस्त, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उससे अलावा कोई अपडेट आता है वीडियोस के अंदर, मतलब कोई सिलेबस के अंदर अपडेट आता है,
तो मैं वो अपडेट अलग से वीडियो में अटैच कर दूंगा, प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चैप्टर रह गए हैं। जिस सीरीज में मैंने ये चैप्टर लिखे हैं इसी सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फिर हम स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेस। ब्रांच आप छोड़ के जा सकते हो पेपर के अंदर। जब स्ट्रेटेजी लेकर देखिए, नई स्ट्रेटेजी हर बार, नई अटेम्प्ट की नई स्ट्रेटेजी आती है, तो कोई भी स्टूडेंट पुरानी स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करे। अगर आपका जून का टाइम है तो जून के लिए नई स्ट्रेटेजी आएगी, दिसंबर का टाइम है दिसंबर के लिए नई स्ट्रेटेजी आएगी। तो स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं और कौन सा आप करें। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि ब्रांच और डिपार्टमेंट को आप छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कंज्यूम करता है समय। कई सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर समय भी नहीं, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता और काफी चीजें याद करनी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रांच और डिपार्टमेंट वाले पार्ट को आप छोड़ के चले जाइए, काफी आपका समय बचेगा, वो समय को आप बाकी चैप्टर में लगा सकते हैं। 2016-17 में मैं कहता था पार्टनरशिप भी आप छोड़ सकते हो, बट अब मैं ये कहूंगा अब आपको पार्टनरशिप करके जानी पड़ेगी कंपलसरी। क्या इसमें 70 क्लास मैंने लगाई थी, पार्टनर समझाया था, और वो जो वीडियो 2016 सिलेबस की है वो आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी 2016 में एप्लीकेबल थी, आज भी उतनी एप्लीकेबल, आप देख सकते हैं। तो ये सर हमारा इस तरीके से हमारे क्लास की अब आगे चले गए। तो अब हम स्टार्ट करें अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला चैप्टर, और बहुत स्पीड से मैं अब ये कोर्स करा दूंगा। रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी, और हो सकता है संडे को वीडियो ना आए, बट रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी। संडे की वीडियो भी पहले ही रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, और स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर आप हमारी कोई भी क्लास खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में भी क्लास खरीद सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी क्लास खरीद सकते हैं। वेबसाइट में जाने के लिए आप डायरेक्टली आप गूगल पे ले सकते हैं दीपक क्लासेस, और पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो वेबसाइट अलाउ कर दीजिएगा, जो भी आपको लगे वो कर दीजिएगा, और लॉग करके आप हमारी वेबसाइट से भी क्लास खरीद सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं, हमारी ऐप से ले सकते हैं। कोशिश करिए कि कॉम्बो क्लास के लिए जाइएगा, क्योंकि कॉम्बो क्लास में ज्यादातर सब्जेक्ट जो वेबसाइट में शो रहे हैं वो मैं ही पढ़ाता हूँ, और आपको सबसे सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्बो क्लास का पर्पस ही यही है कि कम से कम पैसों में आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड करे, जिससे आपके पैसे कम लगे। क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप देखते ही है मेरा, और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक और रेगुलर में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। अगर ये फर्क आपको देखना है तो आप मेरी पार्टनरशिप की क्लास देख सकते हैं, आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं फाइनल अकाउंट का, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि क्या फर्क होता है फास्ट ट्रैक और डिटेल लेक्चर में। तो आपको एक डिफरेंसेस नजर आ जाएगा कि जो फाइनल अकाउंट मैंने फास्ट ट्रैक में कराया था वो 5 क्लास में पूरा चैप्टर करा दिया था, जबकि यहाँ 25 क्लास लगी है उस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। तो क्या डिफरेंस होता है वो आप खुद ही पहचानिए, और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, और बहुत जल्दी जो नई हमारे दिसंबर अटैम होगा या अगले जून ऑनवर्ड अटैम होगा, जो भी है दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25, तो इनके लिए भी हमारे इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर काफी सारे लेक्चर आएंगे। जैसे मैंने आज बार इनिशिएशन लिया है कि मैं अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ग्रुप 2 का OMSM पढ़ाने जा रहा हूँ फास्ट ट्रैक के अंदर, जो मैंने स्टार्ट करा भी है और खत्म भी कर दूंगा पेपर से पहले। दिसंबर अटैम्प्ट के लिए मैं स्टार्ट करूंगा अपना कॉस्ट अकाउंटिंग और साथ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो ये दिसंबर के लिए चलेगा। तो इस तरीके से नए नए सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक में जुड़ते रहेंगे। सर मेरे पे उतना समय नहीं होगा कि मैं सारे एक साथ करा दूं, पर कोशिश ये रहेगी कि आपको सारा कराऊं, और जो भी आने वाले फ्यूचर के बच्चे उनको भी समझ में आ जाए, मतलब उनको भी बेनिफिट मिल जाए हमारे चैनल से। चैनल में सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहते हैं, सबके इन द सेंस कि सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप हमारा चैनल आपको जनरली सपोर्ट करता है आपके पढ़ाई में, तो आप हमें भी सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। एक होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, हमारे 2 टाइप की रहती है बुक कीपिंग, एक है डबल एंट्री, एक है सिंगल एंट्री। अभी तक हमने जितने भी ट्रांजैक्शन, जितना भी चैप्टर पढ़ा वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड था, कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देखते थे, एक डेबिट एक क्रेडिट देखा करते थे। आज हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, जिसको हम प्यार से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, यहां पर हर एक एंट्री के डबल इफेक्ट उतना देखते नहीं है, पर कहीं कहीं जगह पर ही देखा जाता है। वैसे तो हालांकि मैक्सिमम टाइम आपके यहाँ पर सिंगल इफेक्ट रहेंगे, डबल वाला पार्ट नहीं देखते। तो आप थोड़ा अपने माइंड को सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करिए। अच्छा, तो ये
चैप्टर क्या कहता है, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस रिलेटेड जो है वो बात कर लेंगे। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कॉन्सेप्चुअली अगर बात करूं तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते हैं। चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, पेपर में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी है ये चैप्टर। बट इस कोर्स चैप्टर में आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे और कोशिश करिए कि 2016 और 2012 के क्वेश्चन भी जरूर ऐड करें अपने मॉड्यूल के। कई बार स्टूडेंट को देखता हूं कि वो 2016 सिलेबस के क्वेश्चन और जो नया सिलेबस होता है ना वो तो करके जाते हैं, पर पुराने सिलेबस का क्वेश्चन नहीं करते, जबकि पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट जो पुराना होता है वो डालता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है कि स्टूडेंट कभी भी इतने पुराने क्वेश्चन नहीं करेगा और वही डालेगा, तो आपको नए जैसे लगते हैं पर होते वो पुराने सिलेबस के हैं। मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है इन चीजों में कि मुझे पता है कि भैया ये पुराने से ही पूछते हैं और पुराने में ही वो दिखते हैं। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पुराने सिलेबस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में ऐड करिए। ये मत सोचिए कि मेरा 2022 सिलेबस है तो मैं 2016 का क्यों करूं। मैं अपनी पेड क्लासेस के अंदर भी 2016 के क्वेश्चन कराता हूं और 2022 के तो कराना ही है, पर 16 के भी कराता हूं जानबूझकर कि भैया इनकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। अब आप देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को। देखिए वैसे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कंप्लीट एंट्रीज नहीं होती, हमारे पास कुछ डाटा इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बेसिस पर हमें ये बैलेंस शीट मंगाना या फिर कोई भी अकाउंटिंग करना वो करते हैं। एग्जाम्पल सुनिए भाई, आप जहां भी रहते हैं आपके नियर बाई आप जहां भी रहते हैं आपके नियर बाई बहुत सारे जो फल फ्रूट होते हैं उनके ठेले लगे होते हैं, रिक्शे लगे होते हैं जो फल फ्रूट बेच रहे होते हैं। ये हर जगह है, कहीं पर भी आप रहो वहां पर दिखेगा आपको, कोई भी स्टेट में फल फ्रूट खरीदने जाते हो तो कहाँ से खरीदते हो, इसकी कोई पर्टिकुलर दुकान तो होती नहीं है। बेसिकली जो रिक्शे वाले भैया होते हैं वही हमें देते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, क्या रिक्शे वाले भैया अगर अपनी अकाउंटिंग करे तो उनको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो अकाउंटेंट कर सकता है। एक अकाउंटेंट ही जाकर ये बताएगा कि किसी कंपनी में कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, राइट। बट क्या वो रिक्शे वाले भैया अपना प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पा रहे? निकाल पा रहे। तो वो कैसे निकाल पा रहे हैं अपने प्रॉफिट और लॉस, उनको कैसे पता चल रहा है, जबकि उन्होंने अकाउंट्स का उनको जीरो नॉलेज है, अकाउंट के बारे में उनको नहीं पता कुछ भी। वो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेरा इस दिन में आज मैंने कितना कमाया, कल मैंने कितना कमाया, पूरे महीने में पूरे साल में मैंने कितना कमाया। एक जनरल सेंस से बताया उन्होंने, और वो जनरल सेंस एक तरीके का मान लो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है कि कैसे एक ठेले वाले भैया अपने रोजाना प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं, और किसकी हेल्प से निकालते हैं? अपने जनरल सेंस से निकालते हैं। और वो जनरल सेंस हम अकाउंटिंग बेसिस पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि क्या कहता है वो। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम आपको ये कहता है कि हर एक बिजनेस, स्मॉल बिजनेस में अकाउंटेंट हायर नहीं किया जा सकता। जिनके बड़े बिजनेस होते हैं वो अकाउंटेंट हायर करके अपनी अकाउंटिंग कराकर नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल देता है और अकाउंटेंट को सैलरी पे करता है। अब ठेले वाले भैया गिने चुने 15-20 हजार कमा रहे होंगे और अकाउंटेंट को अगर रखना होगा तो उसको भी कम से कम 15 देने पड़ेंगे। तो अगर वो अकाउंटेंट रखता है, एक स्मॉल बिजनेस अकाउंटेंट रखते हैं, तो उनको भैया उसको पैसे देने पड़ेंगे और उतने ही पैसे वो कमा रहे हैं। तो एक स्मॉल बिजनेस के लिए कभी भी एक स्मॉल बिजनेस अकाउंटेंट हायर नहीं करेगा। तो इसलिए एक चैप्टर बनाया गया सिंगल एंट्री सिस्टम। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करना होता, उनको प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं करनी होती, जनरल एंट्री, लेजर, कैश बुक, परचेज बुक ये सब कुछ नहीं बनाना होता, पीएनएल वगैरह। उनको एक सिंपल अकाउंटिंग करनी होती है और ना सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस पर, राइट। तो यही हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस है जो स्मॉल बिजनेस के लिए है दोस्तों, जो स्मॉल हमारे बिजनेसमैन है उनके लिए ये चैप्टर बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, तो मुझे लिखवाने की तो इतनी कोई नीड नहीं है, मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि बहुत छोटे जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि भैया उनके पास इतना बजट नहीं होता, वो तो खुद एक स्मॉल एंटरप्राइज है। वो क्या अकाउंटेंट हायर करेंगे, कितने सीएस, सीएमएस, सीएस को हायर करेंगे जो उनकी अकाउंटिंग को ऑडिट करेगा, ये सब नहीं कर सकते। तो उन स्मॉल एंटरप्राइज के लिए हमने नया कॉन्सेप्ट निकाला, सिंगल एंट्री सिस्टम। उनसे कहा कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम करके अपने बिजनेस में लिमिटेड इंफॉर्मेशन निकाल लो। लिमिटेड कितना कि आप ये जान लो कि आपके कैश बुक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपके इन हैंड कैश कितना पड़ा है, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक छोटे एंटरप्राइज को क्या चाहिए आप मुझे बताओ। आप एक छोटा बिजनेस खोलते हो तो आप क्या चाहते हो कि मैंने कितना कमाया, कितना मेरे हाथ में कैश है और कितना मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कितना मेरा कर्जा है, कितना मुझे पे कितने से मुझे पैसा लेना है। छोटी मोटी चीजें तो जाननी है आपको, छोटी मोटी ये तो नहीं जानना ना, पूरा डाटा तो नहीं जानना
जो जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही चीज आपको जानना है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है एक तरीके का, ये आपको पूरे रिकॉर्ड्स नहीं जानने, आपको छोटे मोटे रिकॉर्ड्स जानने हैं। सर एक चीज आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 टॉपिक है बस, टॉपिक कवर अंडर दिस चैप्टर, टॉपिक कवर अंडर दिस चैप्टर। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। पहला टॉपिक ये है कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे अकाउंटिंग करेंगे एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग डन एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम। बेसिकली आपको प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगी, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा है अकाउंटिंग डन एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा हमारे पास एडवांस टॉपिक इसके अंदर आता है, वो एडवांस टॉपिक है 11th क्लास में भी ये चैप्टर था, 11th या 12th क्लास में ये चैप्टर स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, पर उन्होंने यहां तक पढ़ा था। एक एडवांस टॉपिक और आता है इसके अंदर, वो कहता है कि किस तरीके से आप सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करें। भाई अब एक स्मॉल एंटरप्राइज खुला है तो जिंदगी भर स्मॉल ही रहेगा। आज छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं, तो क्या बड़े बिजनेस बन चुके हैं, वो आप इतने एबल हो चुके हैं, वो अकाउंट टीम बैठा सकते हैं, तो क्या वो जिंदगी भर सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे काम करता रहे। तो ऐसा है कि भैया कोई भी स्मॉल एंटरप्राइज जिसने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑप्ट किया था और वो बड़ा बिजनेस बन चुका है और वो अब डबल एंट्री सिस्टम में जाना चाहता है, तो इस तरीके से भी एक एडवांस टॉपिक आता है कि किस तरीके से आप सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए लिखे, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। और मुझे कुछ नया नहीं पढ़ाना आपको, मुझे आपको कुछ नया नहीं पढ़ाना दोस्त। तो डबल एंट्री सिस्टम में वो क्या है, वही जो आप पहले पढ़ते हुए आए थे, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जो आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ी, वही है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मुझे समझाना है पार्ट 1 में, तो हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप किस तरीके से करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, क्या नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट बनाओगे। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो तो आपको पहले से पता है, तो इसमें कोई नया कंसेप्ट है नहीं। बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम का डाटा दिया होगा, आपको पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने देनी होगी, बस बन गया डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए पहले तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम को जानते हैं, तो उसको हमने कहा पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। और ये पार्ट 2 में आएंगे, इसका तो मुझे क्वेश्चन कराना और खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे एक क्लास अलग से चाहिए, मतलब ये एक क्लास में खत्म होगा जिसमें मुझे क्वेश्चन कर लेना है सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने का, कोई नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। जो मेन है वो ये है, आपको यहां समझना, अगर ये समझ गए तो वो तो बहुत ईजी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत ईजी है। तो किस तरीके से हम सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको कौन सा बता देता हूं सारे के सारे, कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा एक सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर, और उससे अगले क्लास में एक डबल एंट्री सिस्टम का कन्वर्जन क्वेश्चन करा देता हूं। खत्म हो गया जी चैप्टर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। आज की क्लास के अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बस ये है कि उसमें अकाउंट्स बहुत सारे मेंटेन करने पड़ते हैं, अकाउंट अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे बीआर अकाउंट बनाना पड़ता है, सेल अकाउंट बनाना पड़ता है, कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां से डाटा निकालना पड़ता है, वो क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। आइए सबसे पहले आ जाते हैं हम अकाउंटिंग एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे होगा, लिखेंगे प्रोसेस, लिखेंगे सर अंडर दिस सिस्टम
टू स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अंडर दिस सिस्टम टू स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इस सिस्टम के तहत दो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है दोस्त। पहली स्टेटमेंट, एक बात ध्यान रखना, यहां पर अकाउंट का बहुत कम यूज करते हैं, स्टेटमेंट का नाम बड़ा यूज करते हैं एकदम, कि हमने एक स्टेटमेंट बनाई, कि हमने एक स्टेटमेंट यूज करी, हम स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट का ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है सर। पहले को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट मेंटेन नहीं होता, स्टेटमेंट बना दी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बेसिकली जैसे आपने पीएनएल अकाउंट बनाया था ना, वैसा नहीं है। पीएनएल अकाउंट में तो हमने अकाउंट मेंटेन करा था फाइनल अकाउंट के अंदर, कि यहाँ पर डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम, वैसा नहीं है। इसलिए इसको अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहा जाता है। किसी स्टेटमेंट जो आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा, उसको स्टेटमेंट को बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कोई भी नई चीज नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी हम पेड क्लास की बात करते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट को एक तरीके से कराता हूँ चीजों को। तरीका क्या है कि पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एनपीओ कराऊंगा, और फिर मैं आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कराऊंगा। क्योंकि जब स्टूडेंट फाइनल अकाउंट पढ़ता है तो उसको बड़ा मुश्किल सा लगता है, वो कहता है यार इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, सारी एडजस्टमेंट याद नहीं हो पाती। फिर वो एनपीओ पढ़ता है तो जो पीछे एडजस्टमेंट थी मिली जुली, वो मिलकर उसको सारा कुछ याद हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना होता है, कुछ ऐड करनी होती है, कुछ लेस करनी होती है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में फाइनल अकाउंट का भी बहुत सारा इंपैक्ट है। जिसको फाइनल अकाउंट आता है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आराम से कर सकता है। तो फाइनल अकाउंट अगर आपको आता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है आपके सामने, बहुत इजीली निकल जाएगा। बस स्टेटमेंट सीखो, खत्म। स्टेटमेंट ऑफ फेयर को यहाँ पर बोलते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट दो तरीके की होती है, एक होती है ओपनिंग और एक होती है क्लोजिंग। तो यहाँ पर दो तरीके की बैलेंस शीट बनाई जाती है, एक ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और मुझे एक बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट हम कहाँ बनाते थे? एनपीओ चैप्टर के अंदर। क्यों बनाते थे? क्योंकि हमें क्या निकालना था सर? ओपनिंग बैलेंस शीट हम एनपीओ चैप्टर के अंदर बनाते थे, और वो हम इसलिए बनाते थे क्योंकि हमें निकालना था कैपिटल फंड। यस, वही ट्रीटमेंट, इसलिए तो एनपीओ के बात कराया जा रहा है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वहां बनाना सिखाई दिया था, यहां आप और चीज सीख लो। दूसरा होता है क्लोजिंग। दूसरा है दोस्तों क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। समझ में आ रहा है? ये तो हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट हो गई, और ये हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट हो गई। ठीक है जी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब करंट ईयर बैलेंस शीट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी? चलिए आइए, सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट आपको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको पहले से पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है। बस ये बता देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता कैसे, इसका एक फॉर्मेट होता है, वो देख लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं लिखते, प्रॉफिट और लॉस लिखते, ठीक है ना, एंड नहीं लिखता। फिर लिखते फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए इसमें ना दो तरीके हैं करने इसके। इसमें दोस्तों दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग है वो पहला तरीका यह है कि आपने जो स्टार्टिंग करी हुई है वो ओपनिंग कैपिटल से करी है। क्योंकि देखिए आप, हो सकता है बहुत सारे भाई जिन स्टूडेंट ने मेरे से करा है, मैंने तो उनको दोनों पढ़ा रखा है, और फिर मैंने कहा था क्लोजिंग कैपिटल से आपको करना है क्वेश्चन। मतलब स्टार्टिंग यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल से भी हो सकती है, क्लोजिंग कैपिटल से भी हो सकती है, राइट, दोनों से हो सकती है स्टार्टिंग।
मैंने अपने पेड क्लास वाले स्टूडेंट को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कौन समझाया था, और फिर मैंने कहा था कि क्लोजिंग कैपिटल से इसको आप स्टार्ट क्लोजिंग एक ही तरीका यूज करो जो हमेशा एंड तक चलेगा, क्लोजिंग कैपिटल वाला। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी जगह क्लास ले वो आ रखे, ऐसा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली, वो सेल्फ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल वाला, और ओपनिंग कैपिटल के से भी निकाल सकते हैं, क्लोजिंग से भी निकाल सकते हैं, बेस्ट तरीका है क्लोजिंग से, और वो इजी भी रहता है समझने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया जी पर्टिकुलर्स, और ये आ गया अमाउंट। कुछ भी नहीं है सर, बहुत इजी है, एक्सप्लेन भी करूंगा, रुक जाओ भी। सबसे पहले आता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, पहले मुझे लिखने देना, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद यहां पर ऐड करना ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहां से लेस करना एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और जब ये लेस कर देंगे यहां पर लेस करना फिर, अच्छा ये करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आने के बाद यहां से लेस करना आप कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब ये माइनस कर दोगे उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द ईयर, तो आपको चाहिए वो आ जाएगा यहां पर। अब यहां के बाद होती है कुछ एडजस्टमेंट, तो कुछ एडजस्टमेंट आप यहां से लेस करते हैं। इससे भाई प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है उससे एडजस्टमेंट कुछ आप यहां से लेस करते हैं। वो एडजस्टमेंट है जैसे कि बैड डेब्ट, जैसे कि बैड डेब्ट हो गया, ठीक है जी, एप्रिसिएशन हो गया, कुछ एडजस्टमेंट जो है, और एक्सेट्रा लिख देता हूं, और भी कोई एडजस्टमेंट होगी लिख देना। एडजस्टमेंट लेस करने के बाद जो निकल कर आता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ये हमारा बन जाता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, ये तो है प्रॉफिट, और खर्चे तो माइनस करे ही नहीं, तो खर्चे भी माइनस कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दे रही तो यही ग्रोथ जो है वही नेट बन जाएगा, ऐसे तो ग्रोस है, पर अगर ये दे नहीं रखा तो वही ग्रोस नेट बन जाएगा। इसके बाद लेस करेंगे आप एप्रोप्रिएशन आइटम्स, ये कंप्लीट बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जरूरी नहीं है कि एप्रोप्रिएशन आइटम हर बार क्वेश्चन में गिवन हो। इसके बाद लेस करेंगे एप्रोप्रिएशन आइटम्स, एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना, इसमें होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन है तो, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद है पार्टनर, अगर कोई है तो पार्टनर की सैलरी, याद है ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया था, वैसे नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर की सैलरी देते हैं, एक्सेट्रा पार्टनर कमीशन वगैरह जो भी आता है वो एप्रोप्रिएशन आइटम्स होते हैं, वो यहाँ से लेस हो जाएंगे। अच्छा जी इधर आ जाइए, एक बार इधर कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, फिर ड्राइंग इसमें ऐड करी जाएगी, एडिशनल कैपिटल लेस किया जाएगा, और जो भी आएगा उसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। एडजस्टेड कैपिटल के बाद ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस करेंगे, अच्छा एडिशनल माइनस करेंगे, और उसके बाद जो निकल कर आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद यहां से लेस होगा बैड डेब्ट, कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको दे रखी है, खर्चा आपको दे रखा है, वो यहां से लेस कर देना। लेस करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है सर, और उसके बाद फिर अप्रोप्रिएशन कर लेना, वैसे तो नेट प्रॉफिट यहीं खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये अप्रोप्रिएशन होता है।
ये आप बाद में करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन बोले तो। लो जी उतार लो सर इसके एक बार। देखो एक चीज और ऐड करनी है यहाँ पर, कुछ अप्रोप्रिएशन आइटम ऐड भी किए जाते हैं, जैसे कि अरे रे रे रे, कुछ अप्रोप्रिएशन आइटम ऐड भी किए जाते हैं सर। कौन से? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिलेगा, तो वो आप ऐड भी करेंगे। क्या आएगा भैया? इंटरेस्ट ऑन, ये दोनों तो आप माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। उसके बाद जो निकल कर आएगा, जैसे अप्रोप्रिएशन आइटम हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आपको मिलेगा, मिलेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसको आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो नेट बच जाएगा ना लास्ट में, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? हम डिविजिबल प्रॉफिट। ये लिख लो, ये प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने ओनर को, जो भी ओनर होते हैं। अब कंपनी है तो शेयर होल्डर होंगे, नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन होगा। सर ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको समझिए, प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको समझते हैं, और फिर हमारा एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट खत्म। सिंगल एंट्री इतना प्यारा चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़े है ही नहीं, एडवांस जो टॉपिक है उसमें थोड़े हैं, और ज्यादा बड़े नहीं दिखेंगे आपको। बाकी तो ये सिंपल सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरे एग्जाम्पल सुनिए एक्सप्लेनेशन के लिए। मान लो कि मैं एक छोटा दुकानदार हूं, कोई भी चीज मैं रोज आता हूं अपने घर से और दुकान पे बैठता हूं गल्ले पर, और दुकान में सामान वामान बेचकर मैं अपना घर चले जाता हूं, तो ये मेरा छोटा सा बिजनेस है। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं एक छोटा दुकानदार हूं और मैं आज अपने घर से 1000 रुपए लेके निकला। मैं आज अपने घर से 1000 रुपए लेके निकला और अपने दुकान पे पहुंचा, क्योंकि इनिशियल तो कुछ तो पैसा ले जाऊंगा ना अपने घर से, ऐसे नहीं खाली आ जा रहा हूँ दुकान पर। तो मैं 1000 रुपए लेकर अपने घर से निकला। जो घर से मैं 1000 रुपए लेकर निकला उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, कि शुरुआत में मैं इतने पैसे लेके गया। अच्छा, अब 1000 रुपए मैं घर से लेकर निकला, दुकान पे पहुंचा, मैंने काम किया, सब कुछ काम करा, मैंने जो चीज बेची वेची, जो भी मैं काम करता हूँ वो मैंने काम किया। लेट्स सपोज फल फ्रूट की दुकान है तो फल फ्रूट मैंने बेचे अपने, और पैसा आ भी रहा है मेरे पास, चीजें ठीक है, ये सब चीजें हो रही है, भाई बेचूंगा तो पैसा आएगा, ऑब्वियस है। तो 1000 रुपए लेकर मैं निकला था, मैंने बहुत सारे बीच में फल फ्रूट बेच दिए। अब मेरे पे पैसों की कमी हो गई, जो 1000 रुपए मैं लेकर निकला था उसमें कुछ कम पड़ रहे थे, तो मैं एटीएम गया और एटीएम जाकर मैंने उसमें से हजार नहीं 500 रुपए एटीएम से पैसा निकाला। अब जो 500 मैंने एटीएम से पैसा निकाला, 1000 रुपए मैं घर से लेकर निकला था, ये भी मेरे थे। क्या मैंने ये 1000 रुपए कमाए? नहीं, मैं तो घर से लेकर निकला था ना, राइट। 500 मैंने एटीएम से और निकाले, ये 500 जो मैंने निकाले मेरी जेब में पड़ा, क्या मैंने कमाया? नहीं कमाया, ये भी मैंने नहीं कमाया। अब बीच में मुझे लंच का टाइम था और 100 रुपए का मैंने खाना खा लिया। 100 रुपए का मैंने क्या करा? खाना खा लिया, मुझे भूख लग गई भैया और घर से मैं लंच नहीं लाया होता, तो 100 या 200 रुपए मान लेते हैं, 200 रुपए का मैंने अच्छे से खाना खा लिया। और ये 200 रुपए मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या ये बिजनेस में लगे? नहीं सर, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज करा, मैंने खुद से खाना खाया। बिजनेस में कहाँ लगाया? नहीं लगाया। बिजनेस में खर्च करा? नहीं करा। मेरे अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने खुद अपने ऊपर खर्च करे, अपने खाना खाया। मैं 200 रुपए का मैं खाना अच्छा खा चुका था। अब पूरा दिन मैंने काम किया, मैंने बहुत सारे सामान भी बेचा, सब कुछ करा, और जब मैं घर जा रहा था तो घर जाते मैंने अपनी जेब में देखा, मेरी जेब में 2500 रुपए पड़े हुए। सुबह जब गया था 1000 रुपए लेके निकला था, और जब मैं घर आया हूं मेरी जेब में 2500 रुपए है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। भाई सुबह मैं 1000 लेके निकला था, घर आते टाइम मेरे 2500 रुपए मेरी जेब में पड़े हुए। मैं घर आया और घर आके मैंने अपनी जेब चेक करी, पैसे गिने तो 2500 पड़े हुए थे। ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट को, अगर एग्जाम्पल समझ लिया, ये जितना भी पार्ट है सब समझ में आ जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, जब मैं घर गया और घर जाकर मैंने अपनी जेब में पैसा चेक करा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं इसको? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास कितनी है? 2500 रुपए। ये हो गया मेरी क्लोजिंग कैपिटल, जो कि मेरी 2500 रुपए। इसका मतलब घर मैं गया, सुबह मैंने काम करा, शाम सारा पूरे दिन काम करा, तो मैं घर जाके मेरे पैसा कितना पड़ा है? 2500 पड़ा। घर से जब लेकर निकला मैं पैसा, ओपनिंग कैपिटल इसको बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल 1000 रुपए लेके निकला, तो मैं ये कह सकता हूं क्या मैंने 1500 रुपए कमाया? गलत हो जाएगा सर। मैं तेरी जेब में 2500 निकला, तो मैंने अपनी जेब में से 2500 निकाले और मैंने कहा
कि 1000 रुपए तो वो अलग कर देता हूं जो मैं सुबह घर से लेकर निकला था। अब बचे 1500, अभी भी ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मेरे को याद करो कि मैंने कुछ पैसा अपने एटीएम से भी निकाला था, एटीएम से भी कुछ पैसा निकाला था, वो मैंने उस साल, वो मैंने उस दिन थोड़ी ना कमाया, वो तो मैंने निकाला है, तो हमने बिजनेस में लगाया है। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, जो अपने बिजनेस में आपने अलग से निकाल कर लगाया। 500 रुपए मैंने देखो 2500 थे हाथ में, 1000 रुपए मैंने वो अलग करे जो मैं सुबह लेकर निकला। मैं तो ये निकालना चाहता हूँ कि आज की कमाई कितनी है मेरी, क्या बोल निकाल रहा हूं मैं, आज की कमाई 2500 मेरी जेब में पड़ा था रात को, उसको मैंने निकाले, उसमें से 1000 रुपए मैंने दे दिए घर पे कि भैया ये तो मैं लेकर निकला था, ये तो आज मैंने कमाया नहीं। 500 मैंने और वहां एटीएम से निकाले थे, उसको भी हटा देता हूं। अब मेरी जेब में कितना, अब मेरे पास कितने पड़े, 1000 रुपए। क्या मैंने 1000 कमाया? नहीं, आपने 1000 भी नहीं कमाया। याद करो आपको भूख लग गई थी और आपने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था जी 200 रुपए का। अगर मैं वो खाना नहीं खाता तो 1000 की जगह आज 1200 पड़े होते मेरे पास। भाई वो तो आपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करा। तो मैंने कहा देखो ये खाना खा लिया था, मैंने घर से खाना नहीं लाया था, तो मैंने खाना खा लिया था, 200 रुपए मैंने अपने से निकाला, जो अपने मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाला था ना पैसा, बिजनेस के पैसे में से मैंने यूज करके अपना खाना खा लिया था ना, वो मैंने अपने घर से लाकर वापसी बिजनेस को दे दिया। मैंने कहा भैया देखो, जो मेरे पास मैंने बिजनेस का पैसा यूज करके अपने पर्सनल यूज पे खर्च करा, वो मेरा पैसा है, मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, तो बिजनेस से ले लिया था, बिजनेस को वापस कर दूंगा। तो 200 रुपए मैं यहां पर वापस कर रहा हूं कि वो पैसा जो मैंने बिजनेस से निकाला। तो आपने पूरे दिन में कितना कमाया, 1200 रुपए कमाया। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल थी 2500 रात को, उसमें से वो 1000 रुपए निकाला, सुबह लेकर निकले, ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल लेस करा। इसके बाद आपने कहा कि भाई 500 तो मैंने और लगाया था वहां जाकर, एटीएम से निकाला है, ये है एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल कैपिटल। वो भी आपने लगाया ना, तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं है आज का, तो वो भी आपने यहां से हटा दिया। अब आपके पास बचा 1000 रुपए। अब ये 1000 रुपए आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने इसमें से 200 रुपए निकाल लिए थे, तो वापसी जोड़ दो भैया, वापस दो बिजनेस को, जो आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला बिजनेस को दे दो। इसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, जो आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला इसको क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। तो अब आपके पास पैसा कितना आ गया जी, 1200 रुपए। ये आपका नेट प्रॉफिट है जो आपने इस दिन पे, आज के दिन में मैंने कमाया। इस तरीके से कैलकुलेट करा। तो इधर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। जो ड्राइंग्स है वो हमें ऐड करना होगा, क्योंकि हमने बिजनेस से लिया था, अब हम उसको वापस कर देंगे, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा का पार्ट है। ड्राइंग्स मैंने जोड़ दिया। एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने ही लगाया था ना, तो मुझे आज की इनकम निकालनी है, तो उसको हटाना पड़ेगा। और जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है वो भी मैं घर से लेकर आया था, वो भी मैंने लगाया था। एडिशनल और ओपनिंग कैपिटल दोनों मेरी है, तो मैंने हटा दिया। अब जो नेट बन गया वो मेरा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। इसके बाद खर्चे, खर्चे आपको पता है प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस होते हैं। बैड डेप है, डेप्रिसिएशन, कोई भी खर्चा माइनस करते हैं, अगर है तो। नहीं है तो वही ग्रोस प्रॉफिट क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट होती है। मैंने 1200 रुपए कमाए, सिंपल है। इसके बाद क्या था, अप्रोप्रिएशन आइटम। ये तो वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट आपने कमाया, इसमें अपने पार्टनर को देना। इंटर पार्टनर ने पैसा लगाया, उस पर ब्याज देना। पार्टनर हमसे पैसा लेके गया है, ओनर हमसे पैसा लेके गया, उससे हम इंटरेस्ट लेंगे। अगर हम दे रहे हैं तो हमारा माइनस होगा, प्रॉफिट कम होगा ना, प्रॉफिट में से ही तो देते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पार्टी तो देते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है। तो प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये सब प्रॉफिट में से दे रहे हैं। अगर पार्टनर से कुछ आ रहा है जैसे कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, वो हम जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा डिविजनल प्रॉफिट हो गया, या एंड प्रॉफिट होता है। ये डाटा तो आपको बहुत रेयर मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, बाकी आपको यहाँ मैक्सिमम टाइम यहां तक मिलेगा और नेक्स्ट यहां तक मिल सकता है आपको, कोई खर्चा वगैरह दे दिया तो। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आप साल का बना रहे हो, ये आपका इस तरीके से प्रॉफिट बनता है। इसके बाद बैलेंस शीट जिस तरीके से बनती है, एसेट और लायबिलिटी वैसे ही बनेगी, उसमें कोई नया चेंज है नहीं। बताइए सर, क्या आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ में आई चीजें? अच्छे से मैंने क्लियर तो कर दिया है, बाकी एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है सर, तो आइए आज की क्लास को फिर से हमने कहा कि हम इतना लिमिटेड पढ़ेंगे, मतलब इतना पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में भी सेट हो जाए। और 4 क्लास का मैंने इसमें टारगेट रखा हुआ है, वो 4 क्लास में मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। मैंने आपको जिस तरीके से एग्जांपल समझाया, सारा चीजें पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें हमें चीजें करनी है। जबकि एक क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब आपको ज्यादा बेटर अच्छे से एक्सप्लेन होगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे इस बेसिस पर, जो क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमम वही लूंगा जो प्रैक्टिकल वाला हो, जिसमें आंसर नहीं गिवन है, वही मैंने सोचा है कराने को। तो ये कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको वैसे भी नोट सेव कर रहा हूँ, देखिए। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमने आज ये कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, उससे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करके उसके क्वेश्चन कराकर इस चैप्टर को खत्म करते हैं।
अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये चैप्टर पेड क्लास में 8 क्लास का था क्वेश्चन के साथ, 8 क्लास ही लगी थी क्वेश्चन के साथ, तो ये ज्यादा थी 3 क्लास का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो नहीं होंगे, पुराने ही होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अगर आप हमारी कोई क्लास लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर दे रखा है, कॉल, व्हाट्सएप, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, कहीं से भी लेना चाहे ले सकते हैं। क्लास लेने से पहले हमारी टीम से जरूर बात कर लीजिएगा, क्या पता कुछ नया ऑफर हो। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।